आज की केस स्टडी में हम बात करेंगे जोमैटो की। दोस्तों, इस वीडियो में हम जोमैटो की जर्नी, उसका बिजनेस मॉडल, उसका यूनिट इकोनॉमिक्स यानी पर डिलीवरी जोमैटो कितने पैसे कमाता है या फिर लूज करता है, जोमैटो के इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी, उसके आईपीओ और जोमैटो का प्लान फॉर प्रॉफिट जानेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जोमैटो से हम अपने बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा। मैं मार्केटिंग शस्त्र का फाउंडर और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज भारत में स्टॉक मार्केट अलग लेवल पे आ चुका है। आज हम अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बिजनेस यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं। और ये यूनिकॉर्न्स कई राउंड्स की फंडिंग के बाद पब्लिक कंपनीज बन रहे हैं और अपने स्टॉक्स जारी कर आम इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहे हैं। इन बिलियन डॉलर कंपनीज जैसे पेटीएम, ओयो, ओला, बायजूस और अब जोमैटो का आईपीओ आना दिखाता है कि आज भारत की स्टॉक मार्केट और उसके इन्वेस्टर्स की ताकत ये होम ग्रोन कंपनीज ही नहीं, इनके विदेशी इन्वेस्टर्स भी मानते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जोमैटो की। तो हम शुरू करेंगे जोमैटो की जर्नी से। दोस्तों, जोमैटो की शुरुआत हुई सन 2008 में, जब इसके दो फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल और पंकज जट्टा, जो आईआईटी पास आउट थे, उन्होंने रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट्स में लंबी लाइन और उनके मेन्यूज का कोई आइडिया ना होने की प्रॉब्लम पहचानी। जिसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडी पे, जो एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग और रेटिंग वेबसाइट थी। ये कंपनी शुरू हुई दिल्ली से, जहां पर इनिशियल लेवल पे दोनों फाउंडर्स मैनुअली रेस्टोरेंट दर रेस्टोरेंट जाके उनके मेन्यूज लाते थे और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते थे। और साथ ही साथ यूजर्स के पास ऑप्शन था कि वो इन रेस्टोरेंट को अपने हिसाब से रेट कर सकें। ये वेबसाइट फूड ब्लॉगर्स और फूड लवर्स के साथ काफी हिट हुई और ग्रेजुअली बहुत सारा ट्रैफिक इस पे आने लगा। इसके बाद इसके फाउंडर्स ने इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट किया और ये मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी पहुंच गई। और इनिशियल लेवल में ही अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करने के बाद ये देश के और भी कोनों में पहुंच गई, जैसे पुणे, दिल्ली एनसीआर वगैरह। 2010 के अंदर फूडी बे का नाम फूडी पे से बदल के जोमैटो रख दिया गया। इस वेबसाइट की पोटेंशियल पहचानते हुए संजीव बिखचंदानी ने इसमें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी और साथ ही साथ उनकी कंपनी इन्फो एज इंडिया ने $3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी। इन्फो एज आज भी जोमैटो की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दोस्तों, इन्फो एज इंडिया वही कंपनी है जिसकी फ्लैगशिप वेबसाइट है naukri.com। और एक बार इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद जोमैटो ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज जोमैटो 24 देशों में 8 करोड़ यूजर्स के साथ एक मेगा ब्रांड बन चुका है। तो आइए अब जोमैटो का बिजनेस मॉडल समझते हैं। दोस्तों, जोमैटो ने रेस्टोरेंट ने फूड इंडस्ट्री में एक जेन्युइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट का खाना घर मंगवाते हैं तो रेस्टोरेंट का मालिक उसमें सबसे खुश है, क्योंकि उसकी सिटिंग स्पेस भी बचती है, उसके वेटर इन्वॉल्व नहीं होते, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कॉस्ट नहीं लगती और तो और सेल भी हो जाती है। और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को अपने घर के आराम में वही टेस्टी फूड मिल जाता है। जोमैटो की सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए रेस्टोरेंट कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। और खासकर ये नए रेस्टोरेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो पहले दिन से ही अपने रेस्टोरेंट की सेल्स को बढ़ा सकते हैं जोमैटो के थ्रू। और साथ ही साथ लोग अपने लिए और अपने गेस्ट्स के लिए घर बैठे बैठे फूड डिलीवरी का आनंद उठा सकते हैं। पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद हर कंपनी को बहुत जल्दी ग्रो करना होता है और कस्टमर एक्वायर सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि मिलियंस में करने होते हैं। तो अब जानते हैं जोमैटो आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करता है। सबसे पहले वो आपको डिजिटल मार्केट करेगा और आपको रीच करेगा। इसे हम एक डिजिटल हैंडशेक कहते हैं, जिसपे कंपनी बताती है कि हेलो, हाँ मैं भी एक कंपनी हूँ और आपके लिए ये सर्विस लेके आई हूँ। उसके बाद वो कंपनी आपको अपनी वैल्यू डिलीवर करेगी, जैसा कि जोमैटो ने कहा कि गेट फूड डिलीवर्ड फ्रॉम द सिटीज फेवरेट रेस्टोरेंट्स। अगर आप अब भी कन्वर्ट नहीं हुए तो वो आपको एक ल्यूक्रेटिव ऑफर देगी और उसके बाद कहीं जाके आप और मैं उनकी सर्विस के लिए साइन अप करेंगे। अब साइन अप तो कर लिया, पर एक कस्टमर एक्विजिशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जोमैटो की नीड है कि हम उससे 10 से 15 बार फूड ऑर्डर करें।
तो साइन अप करने और पहला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जोमेटो हमारा डाटा क्यूरेट करता है, फिर हमें रीमार्केट करता है कि भाई आपने कल खाना तो मंगवा लिया, आज कुछ समोसे वमोसे हो जाए। उसके बाद हमारे को और ऑफर देता है, अपनी ऐप के थ्रू हमें नोटिफिकेशंस भेजता है, और तो और लजीज खाने की फोटोज दिखा के हमारा जी लग जाता है। इस तरीके से जोमेटो हमारे को एक बार एक्वायर करके हमारे को बार बार खाना ऑर्डर करने के लिए इनवाइट करता है, हमें ल्योर करता है, और अक्सर हम खाना मंगवा ही लेते हैं। तो अब बात आती है पर यूनिट इकोनॉमिक्स की, मतलब एक डिलीवरी के ऊपर जोमेटो कितना प्रॉफिट या फिर लॉस में रहता है। तो दोस्तों, जोमेटो की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 के अंदर जोमेटो को हर डिलीवरी पे अराउंड 30 रुपए का घाटा हो रहा था। पर 2021 आते आते जब जोमेटो को अपना आईपीओ लॉन्च करना था, तो उसने दिखाया कि उसे पर ऑर्डर 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये 30 रुपए के घाटे से लेके 22 रुपए तक प्रॉफिट पे आखिर जोमेटो पहुंचा कैसे। तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर जोमेटो रेस्टोरेंट से करीब 43 रुपए कमीशन लेता था, जो उसने 2021 के अंदर करीब 62 रुपए कर दी। इसी के साथ साथ 2020 के अंदर पर डिलीवरी चार्ज अराउंड 15 रुपए था, जो जोमेटो ने 2021 में बढ़ाकर 26 रुपए कर दिया। 2020 में जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को पर ऑर्डर अराउंड 52 रुपए दिया करता था, जिसे 2021 में उसने घटा के करीब 44 रुपए कर दिया। साथ साथ 2020 में जो डिस्काउंट था वो पर ऑर्डर 21 रुपए था, जो 2021 आते आते सिर्फ 7 रुपए रह गया। और जोमेटो की बाकी कॉस्ट के ऊपर भी उसने कुछ कटौती करी, जिसके कारण 2021 में जोमेटो को पर डिलीवरी 22 रुपए का फायदा होने लगा। पर इस प्रॉफिट से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। कमीशन इंक्रीज करने की वजह से रेस्टोरेंट्स को नुकसान होता है, और वो जोमेटो से ऑर्डर करने वाले अपने कस्टमर्स को सीधा अपने मेन्यू का रेस्टोरेंट देते हैं, उसमें 15% डिस्काउंट का वादा करते हैं, और कस्टमर्स को डायरेक्टली उनसे ऑर्डर करने को कहते हैं, जिससे ग्रेजुअली जोमेटो को लॉन्ग रन में घाटा होगा। और इसके साथ साथ ही डिस्काउंट कम देना और डिलीवरी चार्ज बढ़ा देना कस्टमर को पेन करेगा, और डिलीवरी चार्ज ज्यादा होने के कारण कस्टमर्स भी जोमेटो से ऑर्डर करना बंद कर देंगे। और इसके अलावा अपने डिलीवरी पार्टनर्स को पर डिलीवरी कम अमाउंट देना भी जोमेटो को नुकसान कर रहा है। तो आइए थोड़ा मैथ्स कर लेते हैं। अभी तक जोमेटो को अलग अलग फंडिंग राउंड्स में टोटल 2.15 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल चुकी है, और आज जोमेटो की वैल्यूएशन अराउंड 5.4 बिलियन डॉलर्स है। अगर आप इन्हें रुपए में कन्वर्ट करके देखें तो आप जानेंगे कि जोमेटो को अभी तक 16,000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी है, और आज उसकी वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम जोमेटो की रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से 2020 के बीच में जोमेटो का रेवेन्यू 65 मिलियन डॉलर से 368 मिलियन डॉलर पहुंच गया। मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, रेवेन्यू को आप प्रॉफिट मत समझिएगा, ये बस बताता है कि कंपनी में कितना पैसा आया। और इसी के साथ साथ 2018 से 2020 के बीच में कंपनी का लॉस 15 मिलियन डॉलर से बढ़ के 304 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक कंपनी जो कॉन्टिन्यूअस लॉसेस में जा रही है, लोग उसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। और बहुत से एनालिस्ट आपको यही डाटा दिखा के आपको कहेंगे कि जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक घाटे का सौदा है। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जोमेटो के फाउंडर्स और सीईओ पहले ही कह चुके हैं कि डिलीवरी एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो फिर जोमेटो पैसा कहाँ से कमाएगा, और क्यों ये कंपनीज और इन्वेस्टर्स भर भर के जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। ये कहानी है जून और अमेजोन की। जून एक माइक्रोवेव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। 2013 में ही वो एक ऐसा माइक्रोवेव ले आई थी जो वॉइस कंट्रोल से चलता था, और जिसमें डिजिटल टच पैड था, और वो अमेजोन पे अपनी कैटेगरी की बेस्ट सेलर थी। 2015 में इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद जून और तेजी से बढ़ने लगी, और 2017 में अमेजोन ने इस कंपनी में एलेक्सा फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी की, और 2018 के अंदर अमेजोन ने सेम फीचर्स वाला, हाँ दोस्तों, हूबहू सेम फीचर वाला अमेजोन बेसिक माइक्रोवेव निकाला, और वो भी आधे दाम में। और जून को बेस्ट सेलर से हटा के खुद इस कैटेगरी में
बेस्ट सेलर बन गया। एक तरह से अमेज़न ने अपनी ही इन्वेस्टमेंट की हुई फर्म को बिजनेस से बाहर कर दिया। अमेज़न इसी तरीके से हर कैटेगरी में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट का रेप्लिका बना देता है और उसको 30 से 40% कम दाम में बेच के अपने ही बेस्ट सेलर को रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट टॉप पे ले आता है। अमेज़न ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास दो सुपर पावर हैं। पहली टाटा की और दूसरी डिजिटल रियल एस्टेट की। भाई प्लेटफॉर्म अमेज़न का है तो वो अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाएगा ही लाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या ज़ोमैटो भी अपने रेस्टोरेंट खोल के प्रॉफिटेबल बनना चाह रहा है? तो दोस्तों, ज़ोमैटो कुछ करना तो ऐसा ही चाहता है, पर वो ये थोड़ा एथिकल वे में करेगा। ज़ोमैटो की 2 सर्विसेज़ हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और वो सर्विस है ज़ोमैटो किचन्स और ज़ोमैटो हाइपरप्योर। दोस्तों, ज़ोमैटो किचन्स बेसिकली एक क्लाउड किचन सेटअप है। क्लाउड किचन्स ओनली डिलीवरी किचन्स होते हैं। दोस्तों, ये टेक अवे रेस्टोरेंट भी नहीं है। इनसे ऑर्डर करने के लिए आपको इनकी ऐप या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना होता है और खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। इस तरीके की किचन्स को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में बिल्कुल हाफ होती है और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स के लिए कोई सिटिंग स्पेस बनानी ही नहीं होती। चाहिए होता है एक फुल्ली ऑटोमेटेड किचन जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को डिलीवर कर सकें। दोस्तों, क्लाउड किचन इंडिया में बिल्कुल बेबी स्टेज पे है और उसका एक एग्जांपल है रिबल फूड्स, जिसके दो ब्रांड हैं, फासोस और बहरोज बिरयानी। ये दोनों ही ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल पे काम करते हैं। दोस्तों, जोमेटो के पास हर तरीके का डेटा है। उसे पता है किस शहर में कौन सी चीज चलती है, कौन से ब्रांड्स सबसे ज्यादा सेल करते हैं, कौन से टाइप का फूड किस सीजन में चलता है और इस डेटा की पावर से जोमेटो हर शहर में कुछ ब्रांड्स को हैंडपिक करेगा और उनके लिए किचन सेटअप करेगा। तो रेस्टोरेंट ओनर्स के पास उनका रेस्टोरेंट तो होगा, पर सारी किचन की जिम्मेदारी जोमेटो किचन से उठाएगा। इसके साथ साथ जोमेटो का हाइपर प्योर रॉ मटेरियल का मार्केट प्लेस है जहां पे खाने के सामान से जुड़ी हर चीज अवेलेबल है। तो आइए इसे भी थोड़े मैथ्स के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, फिर बता दूं, आज की डेट में क्लाउड किचन्स इंडिया में बेबी स्टेज पे है और 2025 आते आते एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी। अगर हम एक ट्रेडिशनल क्लाउड किचन की बात करें तो उसकी 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल के लिए जाती है। अराउंड 25% एग्रीगेटर कमीशन होता है। एग्रीगेटर कमीशन मतलब जो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज चार्ज करती हैं डिलीवरी के लिए। 25% फिक्स कॉस्ट होता है, जैसे सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इक्विपमेंट कॉस्ट वगैरह, और जो अराउंड प्रॉफिट बचता है वो रहता है करीब 10% का। तो आप कहेंगे यार 10% तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो जोमेटो किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल करेगा? तो दोस्तों, जोमेटो हाइपर प्योर के जरिए अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करेगा जो कि टोटल कॉस्ट की 25% होगी। उसके बाद एग्रीगेटर कमीशन 25% की जगह 10% रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेटर जोमेटो ही है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा बल्क प्रोडक्शन करने की वजह से 25 की जगह 21% रह जाएगा। जोमेटो अपनी ब्रांड लॉयल्टी के लिए करीब 7% खर्च करेगा और कुल मिला के उसके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो अराउंड 37% बचेगा। और दोस्तों, जोमेटो इन किचन्स को एक सुपर क्लाउड किचन में कन्वर्ट करने का मादा रखेगा और एक 2000 स्क्वायर फीट की जगह भी 30 से 50 ब्रांड्स के किचन के लिए काफी होगी और ऐसे केस में जो प्रॉफिट्स होंगे वो अराउंड 50% तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जोमेटो का प्रॉफिट में आने का लॉन्ग टर्म प्लान। तो अब समझते हैं कि इन्वेस्टर्स आखिर पैसा कमाते कैसे हैं। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट 3 तरीके से कमा सकते हैं। पहला तरीका है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। दूसरा तरीका है कि इनिशियल लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाए तो वो उसको उच्च दाम पर बेच सके। और तीसरा तरीका है कंपनी का आईपीओ लॉन्च करके पब्लिक से पैसे लेके अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टर्स जोमेटो में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जोमेटो के पास भी अमेज़न जैसी दो सुपर पावर्स हैं। पहली डेटा की और दूसरी डिजिटल रियल एस्टेट यानी उसके प्लेटफॉर्म की।
अगर हम जोमेटो की केस में बात करें तो इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। एक कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए और वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकें, और दूसरा आईपीओ, जिससे पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी के पास पैसा आए, और उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। या फिर इन्वेस्टर अपना पैसा लेके अलग हो जाएगा, या फिर अपना शेयर होल्ड करके कंपनी के प्रॉफिटेबल होने का इंतजार करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगा। दूसरा ऑप्शन अभी जोमेटो के इन्वेस्टर्स के लिए वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अभी तक बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और जो जोमेटो की वैल्यूएशन है, दुनिया में गिने चुने ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो उस वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टर्स के शेयर खरीदे। तो अगर आप जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मैं दो केस स्टडीज भी लेके आया हूँ। पहली केस स्टडी है किटोपी की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड किचन अभी इंडिया में बिल्कुल बेबी स्टेज पे है, पर दुबई में ये बहुत फ्लरिश कर चुका है, और किटोपी इसमें बहुत बड़ा ब्रांड बन के निकला है। किटोपी दुबई और बाकी देशों में भी अपना क्लाउड किचन रन करता है, अरबों में इसकी वैल्यूएशन है, और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और दूसरी तरफ है मिसिस बेक्टर, जो दिसंबर 2020 के अंदर आईपीओ पे लिस्ट हुई थी, पर अपने पब्लिक इन्वेस्टर्स को मनचाहा रिटर्न नहीं दे पाई, और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिसिस बेक्टर्स लॉन्च हुई थी, आज इसका प्राइस पॉइंट उससे भी नीचे है। तो आप इन फैक्ट्स और डेटा से समझ सकते हैं और अपना फैसला ले सकते हैं कि क्या जोमेटो कीटोपी की तरह प्रॉफिटेबल होगा, या फिर मिसिस बेक्टर्स की तरह इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देने में नाकामयाब रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जोमेटो की केस स्टडी कि कैसे दो लोगों ने एक सपना देखा और एक ब्रांड को देश का अपनी फील्ड में यूनिकॉर्न बना दिया। अब हम समझते हैं कि हम जोमेटो से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो पर डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कीजिए। 2021 में सिर्फ 12% चीजें ऑनलाइन बिकती हैं, और 2035 आते आते 95% चीजें ऑनलाइन बिकेंगी। अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहते हैं तो आज से ही डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो जैसे हमारे पापा लोग कहते हैं ना कि जी वो फलाना प्लॉट उस टाइम के ऊपर 2 लाख रुपए का मिल रहा था, हमने छोड़ दिया, आज 4 करोड़ का हो गया। वैसा ही आप 10 साल बाद डिजिटल स्पेस के बारे में कहेंगे। दूसरा सबक हमारे को जोमेटो से मिलता है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करें तो आपके दो में से एक एम होना चाहिए। पहला आरओआई, या फिर डेटा। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग करने का फायदा तभी है जब वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल कर दे। अगर आप अपना लगाया हुआ पैसा ही ना निकाल पाए तो बताइए डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा। या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म आरओआई पे नहीं जा रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए डेटा पे, कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उससे आपको जो डेटा मिले, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके जोमेटो की तरह अपने स्पेस का लीडर बन सकते हैं। और भले ही शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो, पर लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन जाए। और तीसरा सबक हम सीखते हैं जोमेटो से कि जो भी आप डिसीजन लें वो हमेशा डाटा बैक और इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की गूगल पे कितनी सर्चेज आती हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जिसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बजट में आप कितना कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कंपनी को सही तरीके से डिजिटल कैसे ले जा सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं मैं और मेरी टीम ऐसी केस स्टडीज लाते रहें तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।